नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं मिस्टेक और वेडिट का। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन ने लान वंगजी को हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था क्योंकि वेन चाओ उसे परेशान जो कर रहा था और लान कुरैन को ये पता चल गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लान वंगजी ने अब अपनी पढ़ाई घर में ही शुरू कर दी थी। वो मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब वो हॉस्पिटल में जाकर सर्विस नहीं दिया करता। और दूसरी ओर वेन चाओ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। वो लान कुरैन के वार्न करने के बाद भी उस हॉस्पिटल के सामने आया करता लान वंगजी को देखने के लिए। लेकिन 6 दिन हो चुके थे और लान वंगजी उसे दिखा ही नहीं था। वो लान वंगजी को किसी न किसी तरह पाना चाहता है। लान वंगजी पहले उसे दिख भी जाया करता था, लेकिन अब तो वो यहाँ भी आना छोड़ चुका है और वेन चाओ का गुस्सा इससे बढ़ते जा रहा है। वो लान वंगजी के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसे ये भी होश नहीं कि सामने इलेक्शन खड़े हैं और वो कहाँ ध्यान दे रहा है। एक दिन शाम के वक्त लान वंगजी जो कि अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, तभी उसे अपने रूम के बाहर हॉल में कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाने लगता है। वो जब डोर को ओपन करता है तभी उसके कान में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और लान वंगजी की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि लान वंगजी इस आवाज़ को बहुत ही अच्छे से पहचानता है। वो अपने रूम के 2 कदम आगे आता है जहाँ से हॉल का नज़ारा देखा जा सकता था। वहाँ पर वेन चाओ उसके अंकल के सामने खड़ा है और बार बार लान वंगजी से मिलने की बात कह रहा है और लान कुरैन उसे घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। वेन चाओ जब लान वंगजी को नहीं देख पा रहा था तो वो यहाँ लान वंगजी के घर तक पहुँच गया, लेकिन लान कुरैन ने साफ उसे मना कर दिया कि वो वेन चाओ को लान वंगजी से नहीं मिलने देंगे। लान कुरैन वेन चाओ से कहते हैं कि आखिर क्यों तुम लान वंगजी से मिलना चाहते हो। इस पर वेन चाओ कहता है, मुझे लान वंगजी पसंद है और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लान कुरैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। लान कुरैन कहते हैं, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा होते हुए भी दूसरे ओमेगास पर अपनी गंदी नज़र रखते हो। अगर तुमने दोबारा यहाँ आना बंद नहीं किया तो मैं इस बार पुलिस में शिकायत करूँगा तुम्हारी। और इस इलेक्शन के माहौल में जब तुम्हारा नाम इस तरह सामने आएगा कि तुम किसी ओमेगा को परेशान कर रहे हो, तब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम या तुम्हारा बाप अपने आप को बचाते हो। यह सुनकर वेन चाओ गुस्से से लान कुरैन को देखता है, लेकिन वो सचमुच अभी 1 महीने तक कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता, खुद के लिए भी और अपने बाबा के लिए भी, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम अपना नाम खराब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी भी हालत में मिनिस्टर की पोस्ट को खोना नहीं चाहता। वेन चाओ कहता है, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन कब तक तुम उसे मुझसे छिपा कर रखोगे। 1 महीने बाद तुम्हारी नज़रों के सामने से उसे उठाकर लेकर जाऊंगा, तब देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे रोक पाते हो। बस 1 महीना। ये कहकर वेन चाओ एक स्मित के साथ वहाँ से चला जाता है। ये तमाशा और ये आवाज़ें सभी पड़ोसियों ने सुना और देखा भी कि कैसे एक मिनिस्टर का बेटा जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो एक ओमेगा को अपने साथ ले जाने की बात कह रहा है। सभी में ये कानाफूसी होने लगी कि कहा था कि अपने घर के ओमेगा को इतना मत उड़ने दो, उसकी शादी कर दो, उसे ज़्यादा मत पढ़ाओ। अब देख लो इसका नतीजा कि क्या हो रहा है। सभी का नज़रिया लान फैमिली के लिए बदल रहा था। वेन चाओ के जाने के बाद लान कुरैन शांति से सोफे पर बैठ जाते हैं। लान शिचेन जाकर दरवाज़ा बंद करते हैं और अंकल के पास आ जाते हैं। लान वंगजी भी अब अपने रूम के सामने से हॉल पर आ जाता है।
लान कुरैन के फेस पर परेशानी और चिंता साफ झलक रही थी। लान सेचेन और लान वांगजी दोनों ही अपने अंकल की हालत को देख रहे थे। लान सेचेन कहते हैं, अंकल क्या क्या आप ठीक हैं? लान कुरैन अब लान सेचेन और लान वांगजी की ओर देखते हैं और बस अपना सर नोट कर देते हैं। लान कुरैन ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मुसीबत इस तरह उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी। वो वेंचाओ आज घर तक आ गया, वो भी लान वांगजी के लिए। नहीं वो अपने भतीजे को उस वेंचाओ के हाथ नहीं लगने देंगे। उन्हें कुछ करना होगा। 1 महीने का ही समय है, 1 महीने का ही समय है उनके पास। लान कुरैन कहते हैं, शिचेन वांगजी तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं इस मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। लान शिचेन कहते हैं, लेकिन अंकल हम क्या करेंगे? उसने 1 महीने बाद आकर वांगजी को ले जाने की बात कही है। लान कुरैन कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वांगजी को वो छू भी नहीं सकता। तुम लोग जाओ और परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूँगा। लान शिचेन अपना सर हाँ में हिलाता है और किचन की ओर बढ़ जाता है डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और लान वांगजी वहीं पर खड़ा था। वो अपने अंकल को देख रहा था। उसने अपने अंकल के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। लान कुरैन देखते हैं कि लान वांगजी वहीं खड़ा है और उन्हें ही देख रहा है। वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और लान वांगजी के सर पर अपना हाथ फहराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरना मत, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाओ और जाकर स्टडी करो। लान वांगजी नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी अपने कमरे में आकर अपने बुक के सामने बैठ जाता है और उन बुक्स को देखते हुए सोचता है, ओमेगास के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए सरवाइव करना इतना कठिन क्यों है और लोग क्यों इसे गलत मानते हैं? हम भी तो इंसान हैं, कोई गुड़िया नहीं जिसे जो चाहे वो अपना बनाने की चाह रखे। इन बुक्स को हाथ में लेना ओमेगास के लिए गुनाह की तरह है। क्या ये लोग अपने इनसिक्योरिटीज़ के चलते ऐसा करते हैं कि कहीं ओमेगा इनसे ज़्यादा समझदार ना हो जाए, या फिर लोग हमेशा ओमेगास को अपने कंट्रोल में करके अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहते हैं। लान वांगजी इन्हीं बातों को सोचते हुए उस स्टडी टेबल के ऊपर रखी बुक पर अपना सर रख लेता है और ना जाने कब उसकी नींद लग जाती है। रात को लान कुरैन वांगजी को डिनर के लिए बुलाने आते हैं, लेकिन वो लान वांगजी को इस तरह बुक पर अपना सर रखकर सोते देखते हैं। वो लान वांगजी के मासूम चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं कि तुम बहुत ही मासूम हो, दुनिया की सोच से अनजान हो। तुम्हारी दुनिया बस इन किताबों तक है, लेकिन असल दुनिया इससे बहुत अलग है, बहुत क्रूर है। तुम ओमेगास के लिए इस दुनिया में सरवाइव करते करते कहीं तुम्हारे फेस से ये मासूमियत न चली जाए। ये कहकर वो लान वांगजी के सर पर अपना हाथ फेरते हैं। लान वांगजी इससे अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने अपने अंकल को खड़ा देखता है। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी चलो खाना खाना है, उसके बाद आराम से सो जाना। लान वांगजी कहता है, जी अंकल, और दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लान शिचेन डाइनिंग टेबल पर डिनर अरेंज कर रहे थे। वो सभी साथ में डिनर करने के बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दूसरे दिन लान कुरैन अपने समय से ही घर से स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आज उनके घर के आसपास के लोग उन्हें अलग ही नज़र से देख रहे थे और लान कुरैन के आगे जाते ही एक दूसरे से उनकी बुराई कर रहे थे। लान कुरैन को सब कुछ समझ आ रहा था कि ये किस वजह से है। जो लोग पहले एक टीचर की तरह उनकी रिस्पेक्ट करते थे, आज वो एक घटना होने के कारण इस तरह का बर्ताव रख रहे हैं, क्योंकि कल सभी ने वेंचाओ को उनके घर आते देखा था, तो उनका बातें बनाना लाजमी है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। लान कुरैन वहाँ से बिना किसी से कुछ कहे निकल जाते हैं। वो अपने स्कूल में आकर वापस से अपने काम में लग जाते हैं।
दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम होते ही लानकुरन स्कूल से अपने घर को जाने लगते हैं। लेकिन लेकिन तभी उन्हें उन्हें कोई आवाज़ देता है, कुरन। लानकुरन पीछे पलटते हैं तो वहाँ पर एक कार के पास कोई जाना माना शख्स खड़ा हुआ था। लानकुरन उस शख्स को पहचानते थे। लानकुरन उस शख्स की ओर बढ़ने लगते हैं। वो शख्स भी लानकुरन के पास आता है और कहता है, कुरैन, तुम कितने कितने सालों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो मेरे दोस्त। क्या क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? लानकुरन कहते हैं, जंग फहमिया। जंग फहमिया कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ। क्या क्या तुम मुझे भूल गए? लानकुरन कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन तुम यहाँ वापस कब आए? तुम तो विदेश चले गए थे ना? जंग फहमिया कहते हैं, हाँ विदेश चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ और अपना अपना बिजनेस यहाँ पर सेटल कर लिया है। अब हमेशा शंघाई में ही रहूँगा। मेरा बेटा अब सब कुछ सीख गया है तो वो ही अब सब कुछ संभालेगा। लानकुरन कहते हैं, अरे वाह, हाँ तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना? जंग फहमिया कहते हैं, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी ओमेगा बेटी जंग यानली की शादी जिन परिवार में हुई है और मेरा अल्फा बेटा जंग, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वो अभी हमारे बिजनेस में ही ध्यान दे रहा है। लानकुरन कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे तो अच्छे से सेटल हो चुके हैं। तुम्हारी बेटी की शादी भी नामी बिजनेसमैन के बेटे से हुई है और तुम्हारा बेटा तुम्हारा कारोबार संभाल रहा है। तुम तो अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हो। इस पर जंग फहमिया थोड़ा शांत हो जाते हैं। लानकुरन ये देखते हैं तो कहते हैं, क्या बात है जंग फहमिया, तुम शांत और उदास क्यों हो गए? जंग फहमिया कहते हैं, अभी 2 जिम्मेदारी और हैं मेरे कंधों पर। उसके बाद ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। ये सब छोड़ो और बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक है? और तुम्हारे भाई के बच्चे क्या वो अल्फाज हैं? लानकुरन कहते हैं, नहीं, वो दोनों ही ओमेगा हैं। एक 18 साल का है लानशिचन और एक 16 साल का है लानवांगजी। जंग फहमिया कहते हैं, अभी तो वो कम ही उम्र के हैं। क्या सोचा है आगे तुमने उनके बारे में? क्या वो आगे पढ़कर कुछ करने वाले हैं? लानकुरन इस पर शांत हो जाते हैं। उन्हें कल का इंसिडेंट याद आ जाता है और उनकी नज़रों के सामने सबसे पहले लानवांगजी का चेहरा आता है। जंग फहमिया लानकुरन को यूं खोया हुआ देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? लानकुरन कहते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ। जंग फहमिया कहते हैं, कुरन, क्या बात है? अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बेझिझक बता सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे चेहरे से ही देखकर लग रहा है कि कोई टेंशन की बात है। क्या बात है कुरैन, किस बात की टेंशन है तुम्हें? लानकुरैन जंग फहमिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? जंग फहमिया कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो। अब हम देखते हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट का सीन। जंग फहमिया लानकुरैन को देख रहे हैं और कहते हैं, क्या वो इससे पहले भी इस तरह घर में आ चुका है? लानकुरैन कहते हैं, नहीं, इससे पहले वो हॉस्पिटल के बाहर ही रहता था, लेकिन जब लानवांगजी ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया तो वो घर तक आ पहुंचा और उसने इलेक्शन, जो कि 1 महीने में है, उसके बाद लानवांगजी को अपने साथ ले जाने को कहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं लानवांगजी को उससे सेव करूं। लानकुरैन की बात को सुनकर जंग फहमिया थोड़ी देर ऐसे ही लानकुरैन को देखने लगते हैं। जंग फहमिया फिर कहते हैं, कुरैन, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। लानकुरैन बस हेल्पलेसली एक नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। जंग फहमिया वहाँ से लानकुरैन से मिलने के बाद अपने घर की ओर जाने लगते हैं। जंग फहमिया की कार एक बड़े से घर के सामने रुकती है, जो कि उनका घर है। जंग फहमिया एक जानी मानी हस्ती है। उनका नाम बड़े कारोबारियों में आता है।
जांग फैमिया अपने घर के अंदर आ जाते हैं और जाकर हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी तभी किचन से एक लेडी अपने हाथ में पानी के ग्लास का ट्रे लेते हुए जांग फैमिया के पास आती है और उस पानी के ग्लास को जांग फैमिया की ओर बढ़ा देती है। जांग फैमिया उस ग्लास को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो लेडी भी वहीं पास में ही बैठ जाती है और जांग फैमिया की ओर देखते हुए कहती है, क्या बात है, आप कहाँ खोए हुए हैं? जांग फैमिया पानी पीने के बाद ग्लास को नीचे रखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। तुम्हें पता है यू, आज मैं किससे मिला? जियांग यू, जो कि जांग फैमिया की वाइफ है, वो कहती है, किससे मिले थे आप? जांग फैमिया कहते हैं, आज मैं लान कुरैन से मिला। तुम तो जानती होगी ना कुरैन को? मैडम यू कहती है, हाँ वो आपके पुराने दोस्त जो कि एक स्कूल के हेड मास्टर है। जांग फैमिया कहते हैं, हाँ वही। मैडम यू कहती है, तो फिर क्या बात हुई आपकी? आपको तो खुश होना चाहिए, फिर आप इस तरह शांत क्यों हैं? क्या आपने उन्हें इनवाइट किया हमारे घर? जांग फैमिया कहते हैं, यू, मैंने कुछ सोचा है। मैडम यू जांग फैमिया की ओर देखती है और कहती है, क्या सोचा है आपने? जांग फैमिया कहते हैं, क्या तुम्हारी नज़र में चैंग के लिए कोई ओमेगा है या नहीं? मैडम यू कहती है, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जांग फैमिया कहते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। को पहले तुम बताओ कि क्या तुमने जांग चैंग के लिए कोई ओमेगा देख रखा है या नहीं? मैडम यू कहती है, नहीं, मैंने कोई भी ओमेगा नहीं देखा है। वैसे भी जो भी ओमेगा देखा वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका स्कूल भी नहीं हुआ है। मैं एक ऐसा ओमेगा चाहती हूँ जो कम से कम 12 तक तो पढ़ाई की हो। जांग फैमिया मैडम यू की बात पर नोट करते हैं और कहते हैं, मैंने इसी बारे में सोचा है। मेरी नज़र में ओमेगा है चैंग के लिए। मैडम यू इस पर खुश होते हुए कहती है, क्या कौन है वो ओमेगा? जांग फैमिया कहते हैं, मेरे दोस्त कुरैन के 2 भतीजे हैं, लान सेचेन और लान वांगजी। लान सेचेन बड़ा भतीजा है जिसकी उम्र 18 साल है और लान वांगजी छोटा जो कि 16 साल का है। मैडम यू इस पर कहती है, दोनों ही शादी के लायक हैं। आपने चैंग के लिए किसे चुना है? कौन हमारे घर का ओमेगा होगा? इस पर जांग फैमिया थोड़ी देर मैडम यू की ओर देखते हैं और कहते हैं, दोनों ही हमारे घर के ओमेगा होंगे। ये सुनकर मैडम यू शॉकिंगली जांग फैमिया को देखती हैं और कहती हैं, दोनों? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? दोनों कैसे चैंग के ओमेगा हो सकते हैं? क्या आप चैंग के लिए 2 ओमेगा को लाने वाले हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे ये मंजूर नहीं। हमारे घर का एक नाम है, हमारी इज्जत है, और आप इस तरह का काम करके हमारे घर की इज्जत को धूल में मिलाने का सोच रहे हैं। ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? जांग फैमिया मैडम यू की इन सब बातों को सुनकर अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए कहते हैं, यू शांत हो जाओ, ये क्या बातें बोले जा रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ना ही मैंने चैंग के लिए 2 ओमेगा को चुना है। मैडम यू कहती हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप दोनों ओमेगा को हमारे घर का ओमेगा बनाना चाहते हैं? जांग फैमिया इस पर थोड़ा कोल्डली मैडम यू की ओर देखते हैं और कहते हैं, यू, क्या तुम भूल जाती हो कि हमारी एक और जिम्मेदारी है? चैंग के अलावा भी कोई है जिसके लिए हमें ओमेगा तलाश करना है। तुम भले ही उसे भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। तुम उस जिम्मेदारी से पीछे हट सकती हो, लेकिन मैं नहीं। जांग फैमिया की बातों को सुनकर मैडम यू बिल्कुल शांत हो गई थी और उनके फेस पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो कहती हैं, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। इस पर जांग फैमिया कहते हैं, तुम्हारे कहने पर कुछ भी नहीं बदल जाएगा। वो हमारे घर का ही सदस्य है और हमेशा रहेगा, और इस बात को तुम नकार नहीं सकती। भले ही तुमने इस घर से उसे दूर कर दिया है, लेकिन इससे ये नहीं बदल जाएगा कि वो जियांग्स का खून नहीं है। वो जियांग्स का खून है और इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। मैडम यू अब जियांग फैमिया की ना ही कोई और बात सुनती है और ना ही किसी बात का जवाब देती है और वहाँ से उठकर चली जाती हैं। जांग फैमिया मैडम यू को जाते देखते हैं
और फिर एक गहरा शाय करते हुए अपने आप को सोफे पर लीन कर लेते हैं। वो अपना हेड टर्न करके एक वॉल की ओर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है जिसमें एक अल्फा का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वो अल्फा दिखने में जियांग फैमिया की उम्र का ही लग रहा था या उससे बड़ा लग रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए ही जियांग फैमिया किन्हीं सोचों में खो जाते हैं। अब हम रात को देखते हैं। जियांग फैमिया और उनका बेटा अल्फा बेटा जियांग चेंग जिसकी उम्र है 21 साल वो दोनों ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद है और मैडम यू दोनों को फूड सर्व कर रही हैं और फिर मैडम यू भी दोनों को ज्वाइन करती हैं। फूड खत्म होने के बाद जियांग फैमिया जियांग चेंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, चेंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है, जी बाबा कहिए। जियांग फैमिया कहते हैं, हमने कुछ डिसाइड किया है तुम्हारे लिए। जियांग चेंग कहता है, मेरे लिए क्या डिसाइड किया है बाबा? जियांग फैमिया मैडम यू की ओर देखते हैं और फिर जियांग चेंग की ओर देखते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारी शादी का डिसाइड किया है और तुम्हारे लिए एक ओमेगा को पसंद किया है और शादी जल्दी ही होगी। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है या फिर तुम पहले ही अपने लिए कुछ डिसाइड कर चुके हो? हमें अभी बता सकते हो जिससे हम इस बात को यहीं रोक देंगे। मैडम यू इस पर जियांग चेंग की ओर देखती हैं। जियांग चेंग कहता है, नहीं फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही सब कुछ डिसाइड करिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। मैडम यू के चेहरे पर यह सुनकर एक स्माइल आ जाती है और जियांग फैमिया भी नोट करते हुए कहते हैं, तो ठीक है, फिर जल्दी ही तुम दोनों की शादी कर देंगे। जियांग चेंग कंफ्यूजिंगली कहता है, दोनों? क्या गागा भी? लेकिन अचानक ही जियांग चेंग शांत हो जाता है। वो अपनी माँ की ओर देखता है जिनका स्माइली फेस डल हो गया था। जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे गागा दोनों की। यह कहकर जियांग फैमिया अपने चेयर से उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू भी उन्हें जाते देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो भी उठकर वहाँ से चली जाती है। जियांग चेंग अपने माँ बाबा को देखता है और बस एक शाय करता है और सोचता है कि न जाने कब सब कुछ ठीक होगा। तो आज के पार्ट को यहीं रोकती हूँ और हाँ, कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था। मुझे नहीं पता था कि शानवंग के इतने सारे और इतने लॉयल फैन होते हैं मेरी तरह। मुझे नहीं लगा था कि मेरी तरह भी कोई होगा जो ओनली शानवंग पसंद करता हो, बट मैं गलत साबित हो गई। कल मैंने देख लिया मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ शानवंग पसंद करते हैं और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ठीक है, मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी, शानवंग ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। हाँ, फिर कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। बस यही कहना था। ओके, बाय बाय।